अनिरुद्ध जी, लियारी जैसे हम जानते हैं कि इट वाज नोन एज द हार्ट बीट ऑफ कराची, कि फुटबॉल के लिए बड़ा प्रचलित था, बलौच का प्राइड माना जाता था। तो ऐसा क्या हुआ, कि एकदम से, है ना, उस गलियों में इतने मर्डर्स होने लग गए, कत्लेआम होने लग गए, पॉइजन, इट वाज लाइक अ स्लो पॉइजनिंग उस गलियों में। तो कैन यू प्लीज शेयर अस? हाँ बिल्कुल, वेरी वाइब्रेंट कल्चर जी। 90s से पहले 1980s मान लीजिए, 1970s 1980s के शुरुआत में जहाँ बलोच प्लस वो कोस्टल बेल्ट है, फिशरमैन लोग थे, मरकन्स थे, सिद्दी करके थे जो अफ्रीका से माइग्रेट करके आए थे बहुत पहले एज अ स्लेव, एज पोर्टर्स। फिर मुजाहिर्स वगैरह भी वहाँ पे थे, तो उनका अपना म्यूजिक था। जो अफ्रीका से आए थे सिद्दी ट्राइब्स, उन लोग के अपने अफ्रीकन डांसेस था। और फुटबॉल के लिए तो मशहूर था ही था जी। उसका निकनेम था पाकिस्तान में लिटिल ब्राजील। हाँ, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि खाली फुटबॉल वहाँ फेमस नहीं थे, जो पाकिस्तान का नेशनल फुटबॉल टीम था उनमें ज्यादातर प्लेयर सब कराची और खास करके लियारी से थे। तो उनके लिए वही सब चीज एंटरटेनमेंट था। लेकिन होता यह है कि किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन चाहिए, एक कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए, एक किसी इंडिपेंडेंट कंट्री में जो अपने आप को गवर्न करता है वहाँ एक नेशन बिल्डिंग चाहिए। जैसा 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद महात्मा गांधी ने बोला था कि मुझे सरकार में बैठना नहीं है, गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन करना है, मेरे को नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना है। तो उन्होंने जिम्मेदारी शायद नेहरू को बोला था, ये आप लोग संभालो। मुझे पता नहीं जिन्ना ने कहाँ तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के लिए निभाया होगा। तो कमिंग बैक टू लियारी, तो उस समय हो ही रहा था कि वहाँ गरीबी काफी था, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ जॉब्स। तो जो यूथ है खास करके उनको कोई दिशा नहीं मिल रहा था, जाए तो कहाँ जाए। और 80s में एक यू कैन कॉल इट अ टिपिंग पॉइंट, मतलब लियारी की 2 टिपिंग पॉइंट है। जो सबसे पहला चेंजेस जो आया 80s में, सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, आपको याद होगा। इट वॉज कंप्लीटली इन्वेडेड बाय रशियन टैंक्स एंड एवरीथिंग। अफगान मुजाहिदीन से उनको लड़ रहे थे। ऑब्वियसली जाहिर यह है कि अमेरिका का सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए था। थोड़ा मैं आपको डेलिबरेटली हिस्ट्री में लेके चलता हूँ इसको समझने के लिए, ये जो टर्न अराउंड हुआ। तो उसमें क्योंकि CIA डायरेक्टली अफगान मुजाहिदीन को आर्म्स या पैसा नहीं दे सकते थे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन एन अमेरिका रशिया वॉर। उसको अवॉइड करने के लिए वो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को बोला तुम अफगानिस्तान का मदद करो ये हेरोइन स्मगलिंग में, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का जो खेती है वो होता है अफगानिस्तान में, और वहां से प्योर हेरोइन बनता है। तो ये जो ट्रायंगल है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इज कॉल्ड गोल्डन क्रिसेंट। तो वहां हेरोइन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। आयू अफरीदी करके एक पाकिस्तान के ड्रग लॉर्ड थे, और फजले हक जो जनरल जिया उल हक के भाई थे, सगे भाई, वो गवर्नर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का। ये दोनों उसके लीडर थे। एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ हेरोइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज से जा रहा था अमेरिका। वहां के शहर में बहुत सारा तहलका मच गया। तो CIA का ये जो एक डबल गेम था उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। तो वो जो अफगान मुजाहिदीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे थ्रू ड्रग डील्स, कि उन पैसे से आप आर्म्स खरीदेंगे और रशियंस को फाइट करेंगे, उसका एक ओवरलैपिंग हो गया। वहां से बहुत सारा ड्रग्स, आर्म्स, पैसे लियारी शहर में घुस गया, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता था। जो ये पिल्फरीज होता है ना, कि ड्रग्स जा रहा है, 2 पैकेट किसी ने निकाल लिया, कुछ पैसे निकाल लिए गए। सडनली जो यूथ है लियारी में, उनके हाथ में वेपन्स आ गया, कुछ कैश पैसे आ गए, ड्रग्स आ गया। वो कुरियर जैसे काम करने लगे। ड्रग डील से उनको जो पैसा मिला वो कभी सपने में सोच नहीं सकते थे, because it was a short way of making money. Absolutely. तो लेकिन वो सब धंधे में पैसे बहुत होता है ना, जो आपको नौकरी करके या परचून के दुकान चला के तो नहीं आ सकता है। सो सडनली मैं
अंडरलाइन कर रहा हूँ कि वहां का जो यूथ था उनको इस्तेमाल किया गया इन बिजनेसेस में। जी। और कराची पोर्ट का बहुत इस्तेमाल होता था क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो कराची है। 60% ऑफ द कार्गोज दे गो थ्रू कराची। और किसी भी पोर्ट में क्राइम बहुत होता है क्योंकि वहां स्मगलिंग बहुत होता है। तो वहां से जैसे ही यूथ को अचानक, क्योंकि ये एक मचो फील देता है ना, आपके पास पैसे और बंदूक Power. दोनों चीज हाथ में आ गए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। सडनली यू टेस्टेड पावर, और जैसे यू टेस्टेड पावर तो लगा कि भाई कौन बॉस बनेगा। अब वहां एक शख्स थे जिनका नाम था हाजी लालू, जो एक्चुअली अरशद पप्पू के पिताजी थे, ओके। उनके वालिद। हाजी लालू वाज रनिंग द होल शो, और उनके अंडर में कुछ 12-13 साल का एक लड़का जिसका नाम था रहमान डकाइत। तब तक उसका रहमान डकाइत शायद बोला नहीं गया था। उसका नाम था अहमद बलोच, जिसका नाम बाद में हुआ रहमान डकाइत बिकॉज ऑफ इट्स क्रेजीनेस। रहमान डकाइत ने एक दिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि बगावत कर दिया। उसने हाजी लालू को बोला कि मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं करता हूं, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं, तो मुझे हिस्सा चाहिए। और वो हिस्सा होगा 50-50। तो हाजी लालू को अचानक लगा ये है कौन, लेकिन वो बहुत सरफेरा लड़का था। तब तक वो एक आदमी को इसलिए मार दिया था जान से क्योंकि वो कहीं कुछ पटाखे जला रहा था। उस आदमी ने आकर उसको मना किया था, यहां पटाखे मत जलाओ। क्या एग्जैक्टली कारण था मुझे नहीं मालूम। उसने चाकू लेके उस आदमी को 13 बार स्टैब किया। उस वक्त रहमान डकायत का शायद उम्र कुछ 12 या 13 था। ओह, इमेजिन। और उसके बाद कुछ 2 साल बाद जब ये कुरियर जैसे काम करने लगा ड्रग्स का इधर उधर, उसको तब तक पता लग गया था कि इस धंधे में कितने पैसे हैं। और जो आर्म्स आ रहे थे वो कोई छोटे मोटे आर्म्स नहीं थे, उसमें AK-47 वगैरह था जो अफगान मुजाहिदीन के लिए थे। तो उसको लगा कि इन सब धंधे में इतने सारे पैसे हैं और मैं इतना जोखिम उठा के काम कर रहा हूं, तो मुझे तो हिस्सा चाहिए। तो वहां से एक पावर डिवीजन शुरू हो गया, और इसमें रहमान डकाइत को एडवाइस करने के लिए जो शख्स थे उनका नाम था मोहम्मद फैजू। लोग उसको मामा फैजू बोलते थे। मामा फैजू का बेटा था उजेर बलोच, तब वो बहुत छोटा था। और जब कुछ 15-16 साल जिस वक्त ये अपना हिस्सा मांग रहा था, उस वक्त कोई एक ड्रग डीलर था जिनके साथ रहमान डकैत का कुछ तू मैं हो गया था, जो हाजी लालू का बहुत क्लोज था। उसने 2 ऐसे लोगों को जान से मार दिया। पहले उस ड्रग डीलर को मारा जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ जी। उसके बाद उसका कोई और एक साथी था, उसने भी उसको मार दिया। तो वो मैसेज दे रहा था हाजी लालू को कि मैं खाली हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं मैं कौन हूं, मैं किस हद तक जा सकता हूं। और वहां से एक डिवीजन हो